एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सीए कपिल मंडोतिया और आज हम सीखेंगे इंड एस 36। और इंड एस 36 डील करता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट से। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि जब भी किसी भी एसेट की वैल्यू में गिरावट आ जाती है या वैल्यू उसकी डिक्रीज़ हो जाती है, और ये जो डिक्रीज़ होता है ना कुछ फैक्टर्स के वजह से होता है, या उसकी वैल्यू में कोई सडन चेंज आ जाता है, तो उसको बोल देते हैं हम इम्पेयरमेंट। अब आप कहेंगे कि सर डेप्रिसिएशन भी तो यही होता है, उसमें भी तो क्या होता है कि एसेट की वैल्यू के अंदर एक चेंज आ जाता है, डिक्रीज़ हो जाती है एसेट की वैल्यू। बिल्कुल सही। लेकिन जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है ना डेप्रिसिएशन में, तो वो हो सकती है नॉर्मल टेयर वेयर के वजह से हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हो सकती है, या फिर जो हम उसको कंजप्शन कर रहे हैं उस एसेट का, उस कंजम्पशन की वजह से होती है। ठीक है, लेकिन इम्पेयरमेंट के अंदर ये जो सडन चेंज आता है ना, ये सडन गिरावट आती है किसी भी एसेट की वैल्यू के अंदर, ये गिरावट आ सकती है पेस्टल फैक्टर की वजह से। कौन से फैक्टर्स की वजह से? पेस्टल फैक्टर्स। सर ये पेस्टल फैक्टर्स क्या है? तो पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिकल रीजंस हो सकते हैं, एस स्टैंड फॉर सोशल रीजंस हो सकते हैं, टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल रीजंस, एल स्टैंड फॉर लीगल, और ई स्टैंड फॉर इन्वायरमेंटल रीज़न। यानी कि जो भी सडन चेंजेस आएंगे पेस्टल फैक्टर्स की वजह से, और वो चेंजेस कैसे होने चाहिए, उससे एसेट की वैल्यू में गिरावट आनी चाहिए। जब भी एसेट की वैल्यू में गिरावट आ जाएगी, कुछ सडन चेंज आ जाएगा, तो उसको हम बोल देंगे इम्पेयरमेंट। ठीक है, अब इम्पेयरमेंट का अकाउंटिंग में पता कैसे लगाएंगे कि इम्पेयरमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। मान लीजिए आपको फैक्टर्स मिल गए। अब फैक्टर्स मिलने के बाद में आपको चेक करना है, जब भी आपकी एसेट की कैरिंग वैल्यू, क्या कहा मैंने, जब भी आपकी एसेट की कैरिंग वैल्यू ज़्यादा होगी, किससे ज़्यादा होगी? उसी एसेट के रिकवरेबल अमाउंट से। यानी कि आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मार्केट में जो रिकवरेबल प्राइस है ना, वो कम है आपकी एसेट वैल्यू से। आपने बैलेंस शीट में दिखाया 1,00,000 रुपये, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट उसका मार्केट के अंदर है 80,000 रुपये। तो 80,000 मार्केट में चल रहा है ना, और आपने उसको बढ़ा रखा है, एसेट को 20,000 से ज़्यादा दिखा रखा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस एसेट को 20,000 से कम करना पड़ेगा, ताकि वो हमारे रिकवरेबल अमाउंट यानी कि कैरिंग मार्केट वैल्यू के बराबर हो जाए, यानी कि रिकवरेबल वैल्यू के बराबर हो जाए। तो उसी ही 20,000 के अमाउंट को हम बोलेंगे इम्पेयरमेंट ऑफ एन एसेट। अब कैरिंग वैल्यू क्या होती है सर? कैरिंग वैल्यू वो वैल्यू है जिस पर आपने किसी भी एसेट को अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखाया हुआ है। यानी कि बुक वैल्यू को हम क्या बोल देंगे? कैरिंग वैल्यू, या फिर बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ एन एसेट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा सर? अभी आपने बात करी थी सर कि रिकवरेबल अमाउंट अगर कम है, किससे? कैरिंग वैल्यू से, तो आप क्या बोल देते हैं? आप इम्पेयरमेंट बता देते हैं। लेकिन आपने ये तो बताया नहीं रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है। तो रिकवरेबल अमाउंट का मतलब होता है, इन सिंपल लेमन लैंग्वेज में आप मान के चलना, मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है वो। अब मार्केट में जो भी प्राइस चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में जाएंगे। सिर्फ फेयर वैल्यू नहीं चाहिए, उस फेयर वैल्यू में से आप एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल माइनस कर देना। क्या कहा मैंने? फेयर वैल्यू लेस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल, और वैल्यू इन यूज़ निकालना पड़ेगा। अब क्या निकालना पड़ेगा? वैल्यू इन यूज़। यानी कि दो चीज़ें आ गई सर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और हमारे पास वैल्यू इन यूज़। और इन दोनों में से जो विच एवर इज़ हायर है वही क्या होगा? रिकवरेबल अमाउंट। यानी कि वैल्यू इन यूज़ और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, इन दोनों में से हम विच एवर इज़ हायर ले लेंगे तो रिकवरेबल अमाउंट निकल जाएगा हमारे पास में। और बैलेंस शीट वैल्यू तो हमारे पास है ही कैरिंग अमाउंट। दोनों को कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा इम्पेयरमेंट हो रहा है या नहीं हुआ। ठीक है सर लेकिन ये वैल्यू इन यूज़ कैसे निकलेगी? वैल्यू इन यूज़ का मतलब है कि आप जितने भी एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज है उस एसेट के, इंक्लूडिंग सॉल्वेज वैल्यू। क्या कहा मैंने?
कि जो भी आपके पास एसेट है उससे हम फ्यूचर के अंदर कितना कैश जनरेट करेंगे, इंक्लूडिंग सॉल्वेज वैल्यू, उन सभी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। और ये प्रेजेंट वैल्यू ही क्या है, वैल्यू इन यूज़ है। सर इम्पेयरमेंट का फंडा तो समझ में आ गया, लेकिन इम्पेयरमेंट की जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे। देखिए जो इम्पेयरमेंट लॉस होता है ना, जो इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट बेसिकली लॉस है। और जो डेप्रिसिएशन होता है ना, वो एक तरीके से एक्सपेंस होता है, जिसको हम एक्सपेंस डालते P&L में ही है, लेकिन ट्रीट करते हैं एक तरीके से एक्सपेंस की तरह। और जो इम्पेयरमेंट है ये लॉस है। तो हमने गोल्डन रूल्स में पढ़ा है, जितने भी लॉसेस होते हैं उसको डेबिट कर देते हैं। तो पहली एंट्री करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट। क्यों एसेट क्यों करा टू में, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने बोला लॉस है तो ये P&L में डेबिट होना चाहिए। तो एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट। अब अगला टॉपिक है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। अब हुआ क्या था सर, आपने पहले इम्पेयरमेंट लॉस को बुक कर दिया था। जैसे मैंने कहा था कि हमारी कैरिंग वैल्यू थी 1,00,000 रुपए की, ठीक है, किसी भी एसेट की। और मार्केट में जब हमने उसका रिकवरेबल अमाउंट निकाला तो वो आया 80,000 रुपये। तो हमने क्या करा, 20,000 से एंट्री बुक की थी इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और बाद में हमने एंट्री कर दी थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट 20,000 से। इतना समझ में आ गया था। अब हुआ क्या कि मार्केट में जब आपने इम्पेयरमेंट लॉस दिखाया तो अब आपकी एसेट की वैल्यू 20,000 से कम हो गई थी। तो आपकी एसेट अब कितने की शो हो रही होगी, आपकी एसेट दिख रही होगी बैलेंस शीट के अंदर 80,000 रुपये की। अब थोड़े टाइम बाद में क्या होता है कि उसी एसेट की कीमत मार्केट के अंदर यानी कि रिकवरेबल अमाउंट अब हो जाता है 1,20,000 रुपये। क्या हो जाता है, 1,20,000। तो देखा जाए तो 80,000 से 1,20,000 बढ़ा तो 40,000 से हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो जब इंक्रीज़ होगी तो सर क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन रिज़र्व बना दे इसको, नहीं, आप क्या करेंगे कि जो भी आपके पास में इंक्रीज़ हुआ, सबसे पहले तो देखेंगे कि इसमें से हम कितना जो हमारा पुराना इम्पेयरमेंट लॉस है उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो पुराना इम्पेयरमेंट लॉस हमने जो डेबिट करा था वो था 20,000 रुपये। तो हम उस 20,000 को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि इम्पेयरमेंट लॉस को इस बार क्रेडिट कर सकते हैं और एसेट की वैल्यू 20,000 से बढ़ा सकते हैं। सर बाकी के बैलेंस 20,000 का क्या करेंगे, क्योंकि 40,000 बढ़ी थी ना, तो बाकी के 20,000 का आप रिवैल्यूएशन रिजर्व बना देना, क्योंकि जब भी वैल्यू बढ़ती है तो वो वैल्यू जो बढ़ती है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाता है। लेकिन यहाँ पर एक नोट आपको ध्यान रखना है, जब भी हम रिवर्सल करते हैं किसी भी इम्पेयरमेंट लॉस का, तो हम रिवर्सल सिर्फ उतना ही कर पाएंगे अगर हमारे पास कोई एसेट है, ठीक है। उस एसेट के होने पर हम चेक करेंगे, अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता, बाय चांस नहीं होता, तो हमारे पास उस एसेट की वैल्यू कितनी होती। समझ में आया, यानी कि रिकवरेबल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कैन नॉट एक्सीड ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट विच वुड हैव बीन देयर विदाउट एनी इम्पेयरमेंट इन द पास्ट इफ रिकवरेबल अमाउंट इज exceed ओरिजिनल अमाउंट देन इट विल बी टेकन एज रिवैल्यूएशन रिजर्व। सर ये तो समझ में आ गया, यानी कि 20,000 जो पुराना है इम्पेयरमेंट लॉस उसको रिवर्सल कर देंगे और जो बाकी का 20,000 बचेगा उससे रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर देंगे। लेकिन जो हमने रिवर्स करा इम्पेयरमेंट लॉस को, वो सिर्फ हम उतना ही करेंगे अगर हमारे पास कोई एसेट है और उसका इम्पेयरमेंट नहीं होता तो उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी होती, हम उससे ज़्यादा रिवर्सल नहीं कर सकते। सर इसको आप जनरल एंट्री के फॉर्म में बताइए। तो पहले एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, और सेकंड एंट्री इसको P&L में डाल देंगे, यानी कि रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसी के अंदर जैसे मैंने कहा था, इम्पेयरमेंट का मतलब होता है सडन चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, और बेसिकली ये डिक्रीज़ जब होती है वैल्यू उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो और मैंने कहा था कौन से फैक्टर के थ्रू होना चाहिए, पेस्टल फैक्टर्स के थ्रू होना चाहिए। अब इस पेस्टल को भी उन्होंने क्या करा है, दो तरीके के इंडिकेटर्स के अंदर डिवाइड किया। पहले इंडिकेटर है इंटरनल इंडिकेटर और दूसरे इंडिकेटर है एक्सटर्नल इंडिकेटर। जो इंटरनल इंडिकेटर्स क्या क्या हो सकते हैं,
अगर आपको पता है कोई फिज़िकल डैमेज हो रहा है एसेट के अंदर, किसी भी एसेट में फिज़िकल डैमेज हो रहा है, ऑब्सोलिसेंस हो रहा है, या फिर हम क्या कर रहे हैं, हमारे कोई ऑपरेशन है उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, डिस्पोजल कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग की स्कीम्स हो रही है, या हमारी एसेट की परफॉर्मेंस में कमी आ रही है, डेक्लाइन हो रहा है परफॉर्मेंस, क्या कहा, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस हो सकता है, हमारी एसेट की परफॉर्मेंस में कमी आ रही है, या कोई भी रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान है। तो ये इंटरनल इंडिकेटर्स हैं। अब सर एक्सटर्नल इंडिकेटर्स कौन से हैं? उसकी मार्केट वैल्यू में सिग्निफिकेंट चेंज आ गया, ठीक है, मार्केट में, इकोनॉमिक में, लीगल इन्वायरमेंट में चेंजेस आ गए, जो रेट है इंटरेस्ट के उसमें चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि रेट तो एक्सटर्नल फैक्टर से जुड़े हुए होते हैं ना, इसलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर चेंज आ रहा है। तो ये सारे एक्सटर्नल है, ये इंटरनल नहीं है। अब एक्सेप्शन क्या है सर? एक्सेप्शन क्या है और ये किस चीज़ के हैं? तो आप ही समझना कि जो भी हम इम्पेयरमेंट करते हैं ना, हम चेक कर रहे हैं इम्पेयरमेंट का, तो इम्पेयरमेंट कब चेक करते हैं? जब इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें मिलेंगे तभी हम इम्पेयरमेंट कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना हर साल ही हमें इम्पेयरमेंट कर देना है मुंह उठा के, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको फैक्टर्स मिलते हैं तो आपको इम्पेयरमेंट करना है। हमें हमेशा या हर बार इम्पेयरमेंट नहीं होगा, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं जहाँ पर आपको इम्पेयरमेंट को हमेशा यानी कि हर साल एनुअली चेक करना पड़ेगा। और इसके कुछ केसेस हैं। तो केसेस कौन कौन से? अगर किसी भी इंटेंजिबल एसेट की इनडिफिनाइट यूज़फुल लाइफ है, हमारे पास कोई भी इंटेंजिबल एसेट है और उसकी जो लाइफ है ना इनडिफाइनेट यूज़फुल लाइफ है, तो आपको उसको हर साल चेक करना है। कोई भी इंटेंजिबल एसेट है नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज़, अभी तक अवेलेबल ही नहीं है यूज़ के लिए, लेकिन वो इंटेंजिबल एसेट आपने बना रखी है, तो भी आपको उसका एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा। और थर्ड है CGU, कैश जनरेटिंग यूनिट्स टू विच गुडविल हैज़ बीन एलोकेटेड, यानी कि कोई भी ऐसे CGU जिस पर हमने गुडविल को एलोकेट किया हुआ। यानी कि 3 केस ऐसे हैं जहाँ पर आप एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट करोगे। पहला, अगर आपके पास इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है, उसकी यूज़फुल लाइफ इनडिफाइनेट है। दूसरा, इंटेंजिबल एसेट है आपके पास में, लेकिन अभी तक आपने उसको यूज़ नहीं किया है। थर्ड है, आपके पास CGU है और CGU पर आपने गुडविल को एलोकेट किया हुआ है। तो इन 3 केस में आपको एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कैश जनरेटिंग यूनिट्स, जिसको हम बोल देते हैं CGU, और ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अभी कैश जनरेटिंग यूनिट्स क्या होती है? एक ग्रुप होता है पूरी एसेट का, ठीक है, ग्रुप ऑफ एसेट हम कह सकते हैं। उस ग्रुप ऑफ एसेट में एक पोर्शन ऐसा होगा, या हम कह सकते हैं एक स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट जो कि जनरेट करेगा कैश इनफ्लो दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कैश इनफ्लो फ्रॉम द अदर एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट। यानी कि ग्रुप है एसेट का, उस ग्रुप में से एक एसेट ऐसी होगी जो आपको इंडिविजुअली यानी कि इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट करके देगी। और ये जो ग्रुप होता है ये बेसिकली स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप होता है। अब इस ग्रुप को भी आपको क्या करना है, इसका भी इम्पेयरमेंट चेक करना है, क्योंकि ऊपर मैंने कहा एनुअली आपको चेक करना है किसका, CGU का, और वो भी कौन से CGU जिस पर गुडविल को आप एलोकेट कर सकते हो। तो आपको इम्पेयरमेंट करना। आप इसका इम्पेयरमेंट कैसे करेंगे? इम्पेयरमेंट करने के लिए ना कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। अब इन स्टेप्स के अंदर ना आपको 4 चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लें कि जितनी भी एसेट है ना इस CGU के अंदर, सबकी कैरिंग वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है, यानी कि कैलकुलेट द टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल एसेट विच आर रिलेटेड टू CGU। सेकंड के अंदर आप कैलकुलेट करना है रिकवरेबल अमाउंट ऑफ CGU, यानी कि पहले आपने कैरिंग वैल्यू निकाली, अब आप निकालेंगे रिकवरेबल अमाउंट, और जैसे ही दोनों निकल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इम्पेयरमेंट लॉस कितना है। अब ये जो इम्पेयरमेंट लॉस आएगा उसको आपको एलोकेट करना है, ठीक है, किस पर? CGU पर। अभी जो CGU पर एलोकेट करना है ना, ये आपको एक रेशो के अंदर करना पड़ेगा। और ये रेशो आप कैसे लेंगे? ये रेशो निकालेंगे आप जो कैरिंग अमाउंट है किसकी, एसेट की, उस CGU के अंदर दोनों कैरिंग अमाउंट से आप
रेशो निकाल लेंगे, उस रेशो के अंदर उस इम्पेयरमेंट लॉस को आपको एलोकेट करना है। फिर एक नोट दिया हुआ है और ये नोट भी रिवर्सल की बात करता है और रिवर्सल में वही कहानी कहता है कि रिवर्सल आप सिर्फ उतना ही कर पाओगे जितनी ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट होगी एसेट की। अब इसमें अगला कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ CGU। क्या कहा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ CGU। अब पहला जो इसमें केस है वो है इफ़ गुडविल इज़ नॉट एलोकेटेड टू CGU। अब ध्यान देना, अगर CGU पर गुडविल एलोकेटेड होती है तो उसका इम्पेयरमेंट टेस्ट एनुअली होता है। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर जो गुडविल का इम्पेयरमेंट टेस्ट है वो एनुअली नहीं होगा, क्योंकि इसने कहा है इफ़ गुडविल इज़ नॉट एलोकेटेड टू CGU। तो क्या करेंगे? गुडविल अगर एलोकेटेड नहीं है तो आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है लॉस फॉर ईच CGU सेपरेटली। अगर CGU दिया हुआ A, CGU B, CGU C, तो तीनों का आपको इम्पेयरमेंट लॉस सेपरेटली कैलकुलेट करना है। फिर आपको क्या करना है? एलोकेट लॉस टू गुडविल फर्स्ट। आपने जब इम्पेयरमेंट लॉस निकाला सेपरेटली A का भी, B का भी, C का, तो इन तीनों का जो लॉस आया है उसको सबसे पहले आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। किससे? गुडविल से। जो गुडविल का अमाउंट दिया होगा A का, B का, C का, तीनों को उस लॉस में से एडजस्ट कर दो और जो बाकी का बच जाएगा तो आपको क्या करना है? उसको इफ़ लॉस बिकम मोर देन the goodwill, then the remaining loss will be allocated over CGU in the ratio of carrying amount। यानी कि जो बैलेंस का आपके पास में लॉस बचा उसको CGU पे एलोकेट कर देना इन द रेशो ऑफ कैरिंग अमाउंट। यानी कि रेशो हमेशा कैरिंग अमाउंट की यूज़ होगी। सर वापस से बताओ, अगर गुडविल एलोकेट नहीं होती CGU पे तो क्या ट्रीटमेंट होगा? सबसे पहले A, B और C जितने भी CGU है सबका सेपरेटली लॉस निकाल लो। लॉस निकालने के बाद में उसको सबसे पहले एडजस्ट करो गुडविल से। जो बैलेंस बच गया उसको आप CGU से एडजस्ट करेंगे और वो एडजस्टमेंट जो होगी वो कैरिंग अमाउंट की रेशो में होगी। सेकंड केसेस में इफ़ गुडविल इज़ एलोकेटेड टू CGU। अब गुडविल एलोकेटेड है CGU पे तो यानी कि इम्पेयरमेंट टेस्ट एनुअली होगा। क्या कहा मैंने? गुडविल एलोकेटेड करनी है CGU पर, तो इसमें क्या ट्रीटमेंट होंगे? कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल शुड बी एडिड टू द CGU कैरिंग अमाउंट। यानी कि A, B, C जो हमारे पास में CGU है उसकी कैरिंग अमाउंट लिख लो। वो लिखने के बाद में उस पर गुडविल को ऐड कर दो, A में भी, B में भी, C में भी, ऑन द बेसिस ऑफ कैरिंग अमाउंट रेशो। क्योंकि जो आप डिवीज़न करेंगे ना जितना भी इस CGU के अंदर वो कैरिंग अमाउंट की रेशो पे होना है। तो यानी कि कैरिंग अमाउंट ऑफ A, B, C प्लस गुडविल ऑफ A प्लस B प्लस C। अब ये होने के बाद में आपके पास में एक न्यू वैल्यू आ जाएगी, है ना। फिर आप क्या करो, ऐसे ही ईच CGU का रिकवरेबल अमाउंट निकाल लो। अब आपके पास कैरिंग अमाउंट भी है आफ्टर एडिंग द गुडविल और आपके पास रिकवरेबल अमाउंट भी है। दोनों को कंपेयर करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं इम्पेयरमेंट लॉस हर किसी CGU का, A का भी, B का भी, C का भी। अब ये जो लॉस आया इसको आप सबसे पहले एडजस्ट करेंगे गुडविल के साथ में, समझ गए ना। तो सबसे पहले गुडविल के साथ एडजस्ट करेंगे और गुडविल से होने के बाद में फिर CGU के साथ में करेंगे। तो सर इसमें और पुराने वाले में क्या डिफरेंस है? जो हमने करा था, अगर गुडविल कभी भी एलोकेटेड नहीं होती CGU पे तो आप उसे ऊपर वाले स्टेप में यानी कि जो कैरिंग अमाउंट है A, B, C की उसमें ऐड नहीं करते, समझ में आया। लेकिन अगर एलोकेटेड है गुडविल CGU पर तो उसको आप फर्स्ट स्टेप यानी कि कैरिंग अमाउंट ऑफ CGU A, B, C के अंदर उस गुडविल को ऐड करते हैं। बाकी सारा सेम प्रोसीजर सेम है। अब अगला इसमें कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एसेट। अभी जो कॉर्पोरेट एसेट है ना, इट इज़ ऑल्सो सपोर्ट द बिजनेस। ये भी क्या करती है? बिजनेस को सपोर्ट करती है। कॉर्पोरेट एसेट क्या हो सकती है? हेड ऑफिस हो सकता है एक तरीके से, जो क्या करता है? सपोर्ट कर रहा है बिजनेस को, ठीक है। जैसे इनडायरेक्टली गुडविल सपोर्ट करती है। तो इसके अंदर भी कहता है इफ़ कॉर्पोरेट एसेट इज़ अलोकेटेड। तो अगर कॉर्पोरेट एसेट अलोकेटेड है तो आपको क्या करना है? एलोकेट कॉर्पोरेट एसेट इन द रेशो ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ रिलेटेड CGU। यानी कि सेम वही प्रोसीजर है कि आप कैरिंग अमाउंट निकालो CGU A, B, C का प्लस कॉर्पोरेट एसेट को फिर से आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एलोकेट कर दो इन द रेशो ऑफ कैरिंग अमाउंट। अब इसमें कहता है एक नोट दिया हुआ है,
इफ़ यूज़फुल लाइफ इज़ डिफरेंट फॉर सी जी यू, कभी कभार क्या होता है ना, हर सी जी यू की यानी कि ए बी सी की जो यूज़फुल लाइफ है वो डिफरेंट है, तो जो एलोकेशन होगा ना किसका, कॉरपोरेट एसेट का, विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ वेट। तो हम क्या करेंगे, वेट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वेट। वेट के बेसिस पे हम सी जी यू का कैरिंग अमाउंट निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय यूज़फुल लाइफ। आप क्या करना, सी जी यू की यूज़फुल लाइफ देखना हर किसी की, ए बी और सी की, और उसी सी जी यू का कैरिंग अमाउंट देखना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, इक्वल का साइन बनाना, जो भी फिगर्स आएगी उनकी एक रेशो ले लेना, और जो कॉरपोरेट एसेट है उसको उस रेशो में एलोकेट करना। एलोकेट करने के बाद में रिस्पेक्टिव पोर्शन को रिस्पेक्टिव सीजीयू की कैरिंग अमाउंट में ऐड कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉरपोरेट एसेट एलोकेटेड है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस फॉर ईच सीजीयू आफ्टर इंक्लूडिंग द शेयर इन कॉरपोरेट एसेट। जैसे कि मैंने कहा कि आपने सीजीयू ए बी सी लिख लिया, प्लस में कॉरपोरेट एसेट लिख दिया, और वेट लगाकर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपके पास में नया कैरिंग अमाउंट आ गया। फिर आपने रिकवरेबल अमाउंट देखा होगा, फिर आपने लॉस निकाला होगा। फिर कहता है डिवाइड द लॉस बिटवीन सी जी यू एंड कॉरपोरेट एसेट। अब ये जो लॉस है ना, आपके पास लॉस आया, इसको आप कॉरपोरेट एसेट के में भी डिवाइड करेंगे, एक हिस्सा कॉरपोरेट एसेट के लिए निकालेंगे और एक हिस्सा निकालेंगे सी जी यू के लिए। और कौन सी रेशो में, कैरिंग अमाउंट के रेशो में। सेम वैसा ही है, बस गुडविल में क्या था, गुडविल लॉस को पहले गुडविल से पूरी तरीके से एडजस्ट किया जा रहा था, फिर जो बचा था वो सीजीयू में जा रहा था। लेकिन कॉरपोरेट एसेट के केस में ऐसा नहीं है, जो भी लॉस आएगा उसको डायरेक्टली आप दो हिस्सों में बांट दो, एक कॉरपोरेट एसेट के लिए और एक सीजीयू के लिए, और रेशियो यूज़ करेंगे कैरिंग अमाउंट की। इसी में सेकंड केस है, इफ़ कॉरपोरेट एसेट इज़ अनअलोकेटेड। अब कॉरपोरेट एसेट अनअलोकेटेड है तो सीधी सी बात है कि ये कैरिंग अमाउंट में ऐड नहीं होनी चाहिए। तो इसने भी वही कहा है कि आप कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सीजीयू का, सीजीयू विदाउट, कैलकुलेट करा आपने लॉस फॉर इंडिविजुअल सीजीयू विदाउट इंक्लूडिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ द कॉरपोरेट एसेट, वही बात कह दी। फिर कहता है रिवाइज द कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल सीजीयू आफ्टर इम्पेयरमेंट। ये भी समझ में आ गया सर कि आपने क्या करा, पहले लॉस निकाल लिया, ठीक है। फिर लॉस कैसे निकालेंगे, इस बार आपको जो कैरिंग अमाउंट था ए बी सी का, उसमें कॉरपोरेट एसेट ऐड नहीं करनी थी। फिर आपने रिकवरेबल अमाउंट देखा होगा, फिर दोनों को कंपेयर करके लॉस निकाला होगा। फिर लॉस निकालने के बाद में आपने क्या करा, रिवाइज करा कैरिंग अमाउंट को ऑफ ऑल दी सीजीयू आफ्टर इम्पेयरमेंट। और थर्ड स्टेप में आपने क्या करा, ऐड द कैरिंग अमाउंट ऑफ अनएलोकेटेड कॉरपोरेट एसेट फॉर गेटिंग टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल दी सीजीयू। फिर आपने आइडेंटिफाई करा रिकवरेबल अमाउंट ऑफ होल बिजनेस, फिर इम्पेयरमेंट निकाल दिया। सर समझ में नहीं आया, अगर कॉरपोरेट एसेट अनअलोकेटेड है तो सबसे पहले आप क्या करना, सीजीयू ए बी सी लिखना, ठीक है। इस बार क्या कॉरपोरेट एसेट प्लस होगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि ये अनअलोकेटेड है। तो आपके पास में जो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट थी ना, वही रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। फिर आपने रिकवरेबल अमाउंट देखा सीजीयू ए बी सी का, समझ में आ गया, दोनों को कंपेयर करा, तीनों का सेपरेटली लॉस निकल गया, ये भी समझ में आ गया। यहाँ तक आने के बाद में आप क्या करना, क्वेश्चन के अंदर देखना, वहाँ पर लिखा होगा अनअलोकेटेड कॉरपोरेट एसेट, ठीक है, अनअलोकेटेड कॉरपोरेट एसेट। तो आपको क्या करना है कि जब आपके पास जो तीनों का आपके पास इम्पेयरमेंट लॉस आया था, उस इम्पेयरमेंट लॉस को चेक करने के बाद में ये देखना है कि हमारे पास रिवाइज कैरिंग वैल्यू क्या आई। जैसे कि मान लीजिए कि सीजीयू ए है, उसकी मार्केट में वैल्यू है 80,000 रुपये और हमारे पास में बुक वैल्यू थी हमारे पास में उसकी 1,00,000 रुपये, तो 20,000 रुपये का इम्पेयरमेंट लॉस था। अगर इस 20,000 को मैं अपने 1,00,000 से माइनस करूं तो जो मार्केट वाली जो कीमत है वो आ जाएगी 80,000 रुपये, तो 80,000 रुपये रिवाइज वैल्यू है। तो ऐसे ही तीनों की आपको रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकाल लेना, ठीक है, सीजीयू का। वो निकालने के बाद में आप क्या करेंगे, जो भी अनएलोकेटेड कॉरपोरेट एसेट की वैल्यू है वो आपको टोटल कर लेना उन तीनों सीजीयू का रिवाइज कैरिंग वैल्यू, ए का भी, बी का भी, सी का भी, मान लो तीनों का मिलाकर आ गया कितना, 3,00,000 रुपये।
तीनों का, ए का भी, बी का भी, सी का जो रिवाइज कैरिंग वैल्यू है वो मिलाकर आ गया 3 लाख रुपये। तो आपने 3 लाख रुपये लिख लिया। अब ऐड करना उसके अंदर अनअलोकेटेड कॉरपोरेट एसेट। सर आपने ऐड तो करा दिया इसमें भी, देखो डिफरेंस ये है, वहाँ पर हमें पता था कि वो कॉरपोरेट एसेट ए से कितनी, ए के लिए कितनी है, बी के लिए कितनी है, सी के लिए कितनी है। यहाँ पर क्योंकि अनअलोकेटेड थी तो हम किसी पर भी ऐसे अपनी मर्ज़ी से उसको अलोकेट नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने क्या करा, एक पूरे बिजनेस की यानी कि ए की, बी की, सी की, तीनों को ऐड करके एक जगह पर कैरिंग अमाउंट लिख लिया रिवाइज, उसमें हमने वो अनअलोकेटेड पोर्शन को ऐड करा। तो इस तरीके से हमारे पास में रिवाइज कैरिंग वैल्यू आ गई पूरे बिजनेस की, इंक्लूडिंग ए बी सी। अब हम उसी बिजनेस का रिकवरेबल अमाउंट देखेंगे क्वेश्चन के अंदर से, देन अगेन उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे हमें पता चल जाएगा कि हमें लॉस हुआ है, इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है या नहीं हुआ। इस तरीके से जो हमारा इंड AS 36 है, इम्पेयरमेंट ऑफ एन एसेट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश होता है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं और जो आपके ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।